थीटा का मान अगर 30 अंश हो तो कैसे हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर उसका बनाते हैं। आपको अगर याद ना हो तो हम फिर से याद दिला दे रहे हैं कि भाई अगर मान लो थीटा का मान 30 अंश है, थीटा का मान कितना है 30, तो अगर यहां थीटा 30 अंश है तो 30 अंश के सामने की भुजा 1 यूनिट, ये वाली भुजा होती है आपकी √3 यूनिट, एक वाली भुजा तो हो गई 1 यूनिट और दूसरी भुजा √3 यूनिट, और ये वाली भुजा आपकी हो जाएगी 2 यूनिट। ये सभी के सभी अनुपात है, ये सभी के सभी क्या है अनुपात। हम कह रहे हैं भैया अगर मान लो ये थीटा जो है वो 30 डिग्री ना होकर के कुछ और है, थीटा का मान 30 ना होकर के मान लो 45 है, मान लो कितना है 45। अगर थीटा का मान 45 अंश है तो ध्यान रखिएगा 45 अंश होने का मतलब है कि सामने वाली भुजा 1 यूनिट, ये वाली भुजा भी 1 यूनिट और ये वाली भुजा √2 यूनिट, ये वाली भुजा √2। 30 अंश होगा तो सामने वाली भुजा 1 यूनिट, ये √3 और सबसे लंबी भुजा 2 यूनिट। अगर 45 अंश होगा तो सामने वाली भुजा 1 यूनिट, ये वाली भुजा 1 यूनिट, लेकिन ये वाली भुजा √2 यूनिट। यूनिट का मतलब होता है मात्रक है ये चीज, ठीक है ना, अनुपात है किसी न किसी। अच्छा तीसरी बात समझो कि अगर थीटा का जो मान है, थीटा का जो मान है मान लो अगर वो 60 अंश हो, कितना अंश हो 60, थीटा का जो मान है वो 60 अंश, तो 60 के सामने हमेशा जो होगा वो √3 यूनिट होता है, √3 यूनिट, और ये 1 यूनिट और ये होता है 2 यूनिट। ये कितना यूनिट 2। तो बस आपको कोण के विशेष ये मान याद रखने हैं। सबसे आसान तो 45 का होता है, 30 है तो 30 के सामने 1, ये √3, ये 2 होता है। और अगर 45 अंश है, 45 अंश, तो ये 1, ये 1 और ये 1 सॉरी √2 होता है। अच्छा अगर ये 60 अंश है तो ये आपका √3, ये आपका 1 और ये आपका कितना होगा 2। ये सभी के सभी अनुपात है, ये सभी के सभी क्या है अनुपात। बताओ क्या बेसिक स्ट्रक्चर आपको याद रहेगा। 45 का याद रखना है, सामने वाली भुजा 1 यूनिट, बगल वाली भुजा भी कितनी 1 यूनिट। 30 रहेगा तो सामने वाली भुजा 1 यूनिट, लेकिन ये वाली भुजा √3। अच्छा 60 अगर रहेगा तो सामने वाली भुजा √3 यूनिट, ये वाली भुजा 1 और ये सबसे लंबी भुजा कितनी 2 यूनिट। तो आपको हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन बताते हैं और कैसे शॉर्ट मेथड से इसको लगाना है इसको देखते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला सवाल 9B का कह रहा है एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई अगर खंबे की ऊंचाई के बराबर है, ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है, सूर्य का उन्नयन कोण होगा। क्या उन्नयन कोण होगा। पहला आंसर आपका दिया होगा 45 अंश, या ऑप्शन आपका दिया है दूसरा 30 अंश, और तीसरा ऑप्शन सी वाला दिया है 60 अंश, चौथा ऑप्शन डी वाला दिया है 50 अंश। कह रहा है खंबे की परछाई ऊंचाई के बराबर। इसको हम बताए भी थे पहले, लेकिन अब दूसरे मेथड समझो। हम कह रहे हैं भैया ये हो गया खंबा, इसकी जो परछाई ये बनेगी नीचे, इसकी जो परछाई है ये बनेगा नीचे, और यहां से इसकी जो परछाई है कह रहा है कि इसका उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण, मतलब ये उन्नयन कोण मान लो थीटा। कंडीशन ये है कि जितनी भुजा ये है, जितनी भुजा ये है उतनी ही भुजा ये है, जितनी भुजा ये है, मतलब कह रहा है कि ऊंचाई परछाई के बराबर है, परछाई ऊंचाई की क्या है बराबर। तो अगर यह का यक यूनिट मान ली जाए, इसको 1 यूनिट, तो ये भी कितना होगा 1 यूनिट, क्योंकि ऊंचाई जो है परछाई के बराबर। अब वही क्या समझा रहे हैं कि अगर द्विभुजा बराबर तो यहाँ पक्का थीटा बराबर क्या है 45, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना आएगा 45। समझ में आया, सूर्य का उन्नयन कोण कितना आ जाएगा 45। तो पहला ऑप्शन आपका सही है। आप बताओ समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि जमीन पर एक बिंदु से जो कि एक ऊर्ध्वाधर मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का या शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है, मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो आपसे कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए।
आपसे कह रहा है भैया मीनार है ये एच, ठीक है, और इससे किसी दूरी पर, अभी एच ना लिखो, किसी दूरी पर एक बिंदु है और यहां पर इसके शिखर का जो उन्नयन कोण है, इसके शिखर का क्या है उन्नयन कोण, वो कह रहा है 60 अंश है। उन्नयन कोण कितना है जी 60। अब कह रहा है कि ये मीनार का आधार से उस बिंदु की जो दूरी है वो 30 मीटर है। कितना मीटर 30। ऊंचाई ज्ञात करनी है। 60 रहा तो सामने वाली भुजा हम बता रहे हैं 1 यूनिट, हाँ नहीं √3 यूनिट। कितना यूनिट √3। ये कितना यूनिट 1 और ये होता है 2 यूनिट। इससे कोई मतलब नहीं, हमको इतना ज्ञात करना है। तो इधर देखो 1 यूनिट, ये वाली भुजा है 1 यूनिट, जबकि कह रहा है ये भुजा कितना है 30 मीटर। तो ये क्या मतलब होगा 1 यूनिट का मतलब 30 मीटर। खुद दिमाग लगाओ, 1 यूनिट का मतलब कितना 30 मीटर। तो बताओ √3 यूनिट का मतलब 30 √3 मीटर। 30 √3 मीटर। खुद दिमाग लगाओ। एक संतरा का मूल्य 30 रुपया, तो 20 संतरा का मूल्य निकाल सकते हैं 20 × 30। ऐसा नहीं, यक यूनिट के मूल्य, यक यूनिट मतलब 30 मीटर, तो √3 यूनिट बराबर 30 × √3, जो ना है वही में से √3 से गुणा करा दिया और यही तुम्हारा उत्तर है। जो मीनार है उसकी ऊंचाई हो जाएगी 30 √3। मीनार की ऊंचाई हो जाएगी 30 √3। ऑप्शन नंबर तुम्हारा बी सही है। पर बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? आंधी के कारण किसी वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 45 डिग्री का कोण बनाता है। आंधी के कारण किसी वृक्ष का ऊपरी जो भाग है वो टूटकर क्षैतिज तल के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। अब कह रहा है क्या कि वृक्ष का जो शिखर है, वृक्ष का शिखर, यदि वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर जड़ से 10 मीटर की दूरी पर है, तो आपको ये बताना है कि वृक्ष की ऊंचाई कितनी थी। वृक्ष की ऊंचाई कितनी थी आपको यही बताना है। खुद बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, बहुत आसान, बस समझो एक बार। पहले पेड़ इतना मीटर था और खड़ा था सीधा सीधा। हुआ क्या कि आंधी आई और मान ले रहे हैं h1 ऊंचाई से वो टूट गया। कितनी ऊंचाई से h1, यहां से यहां तक की हाइट h1 और यहां से यहां तक की हाइट क्या है h2। h1 ऊंचाई से टूट गया। अब ये भाग टूटा तो ही आके भूमि से लग गया। हुआ ऐसा कि वो जड़ से 10 मीटर की दूरी पर, 10 मीटर की दूरी पर उसका शीर्ष जो है भूमि से टच कर रहा है और यहां पर जो कोण बन रहा है वो कितना 45। कितना डिग्री कोण 45। अब आपसे पूछ रहा है पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई, ऊंचाई के लिए देखो ये इतना है h1, जब ये टूटेगा तो यही वाली भुजा यहां आके मिलेगी, मतलब यहां से यहां तक क्या है h2। खुद दिमाग लगाओ। ई 45 है, 45 के सामने 1 यूनिट, यहां भी कितना यूनिट 1 और यहां होता है √2। यहां कितना होता है √2। अब दिमाग लगाओ क्या दिया है, ये वाली भुजा दिया है, तो 1 का मतलब 10 यूनिट। 1 का मतलब क्या हो 10। अरे भाई 1 यहाँ 10, तो 1 का मतलब यक यूनिट बराबर 10। तो यहाँ भी 1 यूनिट, यूं मतलब क्या होगा 10। 1 यूनिट बराबर 10, तो यहाँ भी 1 यूनिट, तो 1 यूनिट बराबर कितना 10। √2 यूनिट, √2 यूनिट, 1 यूनिट का मतलब 10, तो √2 यूनिट का मतलब होता है 10 √2। 10 √2। अब तुम्हें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, मतलब पहले यही पेड़ एकदम सीधा सीधा था, तो इसको ऐड कर लेना है। तो यहाँ लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई, और जब पेड़ की ऊंचाई लिखेंगे तो 10 ये 10 रूट ये 10 √2 प्लस 10, 10 कॉमन है तो 10 कॉमन लेंगे तो √2 + 1 वो भी मीटर में। तो जो पेड़ की ऊंचाई आएगा वो 10 और ब्रैकेट में आ गया √2 + 1 मीटर। बताओ आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई? देखिए 5वां सवाल समझ लो जिनका नहीं आया है। एक लट्ठे के पाद से 50 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है ए, ठीक है, एक बिंदु है ए, और यदि एंगल PAB 60 डिग्री है, मतलब ए पर बना कोण 60 डिग्री है,
तो झंडे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आप खुद बताओ, ई है झंडा, यसे 50 मीटर की दूरी पर इसके शीर्ष का जो उन्नयन कोण है वो 60 अंश, ये ए दिया होगा, ए का मान कितना है 60 अंश, कितना है 60। अब ऊंचाई पूछा, यही तो पूछा है, 60 के सामने वाली भुजा √3 यूनिट, ठीक, ये वाली भुजा 1, ऊंचाई मतलब यही तो निकालना है। अब देखो दोनों में से ये वाली भुजा दिया है, इसका मतलब 1 यूनिट दिया है, 1 यूनिट का मतलब हो गया 50 मीटर, 1 यूनिट का मतलब कितना 50 मीटर, तो √3 यूनिट का मतलब होगा 50 √3 मीटर। अगर 1 यूनिट 50 मीटर तो √3 हो जाए 50 √3, और यही हो जाएगा उत्तर। झंडे की जो ऊंचाई हो जाएगी वो हो जाएगी 50 √3। एग्जाम्पल नंबर 10 देखो आप बेटा, एग्जाम्पल नंबर 10, एक ऊर्ध्वाधर खंभा अपने पाद के तल में स्थित किसी बिंदु पर अल्फा कोण आंतरित करता है तथा एक ए मीटर लंबा आदमी जो खंभे के शिखर पर खड़ा है सड़क के उस बिंदु पर बीटा कोण और आंतरित करता है, बीटा कोण और आंतरित करता है। अब कह रहा है सिद्ध कीजिए कि खंबे की लंबाई, सिद्ध कीजिए कि क्या खंबे की लंबाई इतना 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 है, ठीक है। हमें कुल मिला के खंबे की लंबाई निकालना है, हमको इतना पता है बस। हम कह भी ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे निकालना है और कैसे नहीं। खंबे की लंबाई हमको निकालना है, ठीक है। अब ध्यान सुनो, हुआ ये कि हमारे पास एक खंबा है और ये खंबा इतना मीटर लंबा है। ये मान लो P से Q एक खंबा है, P है और ये क्या है Q, और इसकी हाइट जो है h1, इसकी हाइट कितनी है h1, इसकी जो ऊंचाई है भाई वो मान लिए हैं h1, और इसके आधार से कुछ दूरी पर एक बिंदु है R। कह रहा है कि ये खंबा उस बिंदु पर अल्फा कोण आंतरित करता है। अल्फा कोण क्या करता है आंतरित। अब कह रहा है कि इसी खंबे के शिखर पर, इस खंबे के शिखर पर एक आदमी खड़ा हो गया, तो ये यहां से लेकर यहां तक ध्यान रखना है आदमी है, और कह रहा है कि मान ले रहे हैं आदमी की हाइट कितना है h2, आदमी की हाइट क्या है h2। अब ये कह रहा है कि ये जो आदमी है उसी बिंदु पर बीटा कोण और आंतरित करता है। बीटा कोण और का मतलब जो अल्फा रहा उसे बीटा कोण ज्यादा, उसे बीटा कोण क्या ज्यादा। हम कह रहे हैं इसी बिंदु पर वो बीटा कोण और ज्यादा मतलब अधिक आंतरित कर रहा है। हम कब ये ठीक है बीटा कोण ज्यादा है। अब आपको निकालना क्या है, निकालना ये है कि कह रहा है कि खंबे की लंबाई, आपको केवल और केवल निकालना है खंबे की लंबाई। अच्छा, एक व्यक्ति की ऊंचाई दिया है a मीटर, ये जो व्यक्ति है इसकी ऊंचाई कितना है a मीटर। ध्यान रहे ये व्यक्ति है, व्यक्ति, और ये क्या है खंबा। बढ़िया सवाल है। अब ध्यान सुनो, खंबे की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है h। हमका इस दूरी को कुछ नहीं दिया तो आप दूरी को क्या मान लो d, तो आपको कुल मिला के d निकालना है और ये h। हमका देखो ध्यान से, अगर ये कोण अल्फा ये कोण बीटा तो टोटल एंगल निकालोगे तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। तो अगर हम लेते ट्रायंगल पी क्यू आर, लेते ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर में आप देखो पी क्यू आर में हुआ ये कि अगर हम लोग ले रहे हैं tan अल्फा, सामने वाली भुजा लंब, ये वाली भुजा आधार, तो लंब बटे आधार h/d। आप खुद बताओ d को इधर कर लो, tan को इधर कर लो, तो d बराबर हो जाएगा h/tan अल्फा। h कितना tan। अच्छा, h/tan को 1/tan को कॉट भी कहते हैं, 1/tan थीटा क्या कहते हैं कॉट। तो d बराबर हो जाएगा h cot अल्फा, h cot अल्फा।
इक्वेशन नंबर मान लिया इसको फर्स्ट। अब ध्यान सुनो, इसके बाद अगला कौन सा है, इसी में एक ट्रायंगल है यस क्यू और आर, यस क्यू और क्या आर, लेंगे ट्रायंगल, ट्रायंगल एस आर क्यू में, यस आर क्यू में। यहां पे देखो आर पर जो बना कोण है टोटल वो है अल्फा प्लस बीटा, सामने वाली भुजा लंब, अब ये पूरी भुजा लंब है और ये पूरी भुजा क्या है आधार, तो अगर हम लोग लेते tan tan अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा तो होता लंब, ये पूरी भुजा लंब है, लंब हो गया हमारे पास इस बार एस क्यू, अब बटे में आधार आर से क्यू, आधार हो गया आर क्यू, आधार क्या हो गया आर क्यू। तो अगर हम लोग लिखते tan tan अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर बराबर यस से क्यू, ए है और ये यच है तो ए प्लस यच, ए प्लस यच, आर से क्यू या क्यू से आर, क्यू से आर डी है तो बटे में क्या लिख देंगे डी। आप खुद बताओ जी, हमको डी ही मतलब यच ही तो निकालना है, यच निकालना है तो डी को कर लो इधर और tan को कर लो इधर, आसान पड़ जाएगा, tan को कर लो इधर, हम कब ये ठीक है tan को कर लेंगे इधर। अब होगा क्या, होगा ये कि इसमें आ जाएगा आपका d बराबर a प्लस एच बटे में tan अल्फा प्लस बीटा, tan अल्फा प्लस बीटा। आप बताओ d का मान, d का मान हमारे पास है एच कॉट अल्फा, एच कॉट अल्फा, चाहे तो ये मान यहाँ पे रख सकते हैं, हम कब ये मान रखो तो लिखेंगे हम लोग क्या कि d का मान समीकरण, समीकरण एक से रखने पर, d का मान समीकरण एक से रखने पर, d का मान और d का मान हमारे पास है, चाहे रख दो एच अपान tan अल्फा और चाहे रख दो एच अपान कॉट अल्फा, एच कॉट अल्फा, तो रखेंगे एच कॉट अल्फा बराबर ए प्लस एच बटे में है tan अल्फा प्लस बीटा, tan अल्फा प्लस बीटा। अच्छा आप बताओ अगर हम लोग चाहे तिरछा गुणा भी तो करा सकते हैं, इसका गुणा इससे, तो यहाँ आ गया एच कॉट अल्फा इंटू में tan अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया ए प्लस एच। भाई हमको एच निकालना था तो देखो एच यहाँ भी है और एच यहाँ भी है, एक काम हम लोग ये कर सकते हैं कि एच कॉमन ले सकते हैं, एच क्या कर सकते हैं कॉमन, प्लस है इधर आया तो माइनस, तो आ गया एच कॉट अल्फा इंटू में tan अल्फा प्लस बीटा माइनस एच बराबर हो गया आपका ए। आप देखो ये प्लस एच था इधर आया तो माइनस एच, तो आ गया एच कॉट अल्फा इंटू tan अल्फा प्लस बीटा माइनस एच, प्लस एच था इधर आया तो माइनस एच बराबर हो गया ए। आप देखो दोनों में एच कॉमन है, दोनों में एच क्या है कॉमन, अगर हम लोग एच कॉमन लेते एच तो यहाँ मिलता हमारे पास कॉट अल्फा इंटू में tan अल्फा प्लस बीटा माइनस 1 बराबर क्या आ गया ए, बराबर आ गया ए। आप हमको खुद बताओ कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन। अच्छा tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, दोनों का मान रख सकते हैं, इसमें मान रखेंगे हम लोग तो एच कॉट का हो जाएगा जी कॉस अल्फा बटे साइन अल्फा, tan को लिख सकते हैं जी साइन अल्फा प्लस बीटा और बटे में कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस 1 बराबर क्या आ गया ए। हम बताओ तिरछा गुणा करा के हर भी तो बराबर कर सकते हैं, हर बराबर करेंगे इसका गुणा इससे तो एच और यहाँ आ गया जी कॉस अल्फा इंटू में आ गया साइन अल्फा प्लस बीटा, तिरछा गुणा कराएंगे एक से तो माइनस 1 वही आएगा साइन अल्फा इंटू में है कॉस अल्फा प्लस बीटा, देखा ये भाग मारा इधर हो तो गुणे, तो माइनस 1 से गुणा करो तो वही आ जाएगा आपका साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा। अब पूरे के बटे हैं, पूरे के बटे हमारे पास है
साइन अल्फा इंटू में कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया हमारे पास ए। साइन अल्फा इंटू में कॉस अल्फा प्लस बीटा। अब आप ये देखो, ये भाग में है, इधर जाएगा तो गुणे में, और ये पूरा पद, ये वाला पूरा पद गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में। अब यच बराबर आ जाएगा ए, ई भाग मारा इधर है गुणे में, तो ए के साथ जब गुणा कराओ तो ए साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस बीटा, ए साइन अल्फा इंटू में कॉस अल्फा प्लस बीटा पूरे बटे में इन सबको इधर, तो आ जाएगा जी कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू में कॉस अल्फा प्लस बीटा। हो सकता है ये आपका उत्तर दे दे, और नहीं तो इसमें एक सूत्र अभी लग जाएगा, उस सूत्र को हम लोग लगा देते हैं तब उत्तर आ जाएगा। अब चलो भाई देखते हैं कौन कौन सा फार्मूला है आपका, कौन सा नहीं। पहले बताओ इतने में आपको समझ में बात? ठीक है, अब ध्यान सुनो, इस फिगर को हम मिटा रहे हैं, ठीक है, फिगर आप समझ गए ना, फिगर को हम मिटा दे रहे हैं, थोड़ा सा फार्मूला हमें आगे लिखना है, कैसे क्या है कैसे नहीं। अब देखो एक बात, अगर हम मान ले इसको ए, इसको बी, इसको ए मान ले, या इसको मान लो यक्स, इसको वाई, तो देखो अल्फा प्लस बीटा यक्स है, तो ये हो गया यक्स और ये हो गया वाई। ये सूत्र है साइन 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 यक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, तो ये सूत्र बनेगा आपका एक्स माइनस वाई का, यक्स माइनस वाई। अब ये दिमाग लो, साइन यक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, गुणम तो आगे पीछे होंगे, ठीक है, मतलब हो गया आपका साइन यक्स माइनस वाई, इसी का फार्मूला लगा देंगे। अब यच बराबर आ गया आपका ए साइन अल्फा इंटू में है कॉस अल्फा प्लस बीटा पूरे बटे साइन ए माइनस बी का फार्मूला है एक्स माइनस वाई का, साइन एक्स माइनस वाई, यक्स के स्थान पे रखोगे आप अल्फा प्लस बीटा माइनस वाई, वाई के स्थान पे रखोगे अल्फा, बस ये पूरा सूत्र में चला गया साइन यक्स माइनस वाई। अब यच बराबर ए साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस बीटा पूरे बटे में साइन अल्फा प्लस बीटा, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस में अल्फा, तो अल्फा से अल्फा कैंसिल। आप देखो यच बराबर आ जाएगा ए साइन अल्फा इंटू में कॉस अल्फा प्लस बीटा और बटे में आ जाएगा साइन बीटा। ये जो हमको प्रूफ करना था वो प्रूव्ड हो गया। अब मुद्दा ये फंसेगा कि आपको ये कहाँ से आया, तो इसीलिए कहते हैं सर्वसम का आपके सिलेबस में नहीं, इसलिए अभी जितना जानना उतना जानो, उससे ज़्यादा ना जाना, ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग।